Hello team, this is Pooja Pathak and today we are going to study the topic human reproduction, mainly menstrual cycle and hormonal regulation in female reproduction. So let's start. See, menstrual cycles की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि menstrual cycle दोनों फेजेस में चलती है, मतलब ओवेरियन फेज में भी चलती है, मतलब ओवरी में भी चलती है, साथ में यूट्रस में भी चलती है। ठीक है, तो ओवरी में क्या हो रहा है और किसकी स्टडी करनी है? ओवरी में हम लोग को फॉलिकल्स की ग्रोथ को देखना है। ठीक है, और यूट्रस में हम लोग को क्या देखना है? यूट्रस में एंडोमेट्रियम को देखना है। क्यों एंडोमेट्रियम और फॉलिकल्स को हम लोग साथ साथ देखते हैं? देखिए, फॉलिकुलर फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़ और ल्यूटियल फेज़ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो फॉलिकुलर फेज़ में हो क्या रहा है कि एफएसएच जो है इन्फ्लुएंस करता है ग्रेनुलोसा सेल्स को। ठीक है, जो कि oocyte के चारों तरफ जो सेल्स हैं उनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, और वो किसके इन्फ्लुएंस में? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये oocyte है, इसको फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड किससे है? ग्रेनुलोसा सेल से। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या बना रहे हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो जब ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है तो साथ ही साथ यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। दोनों फेजेस साथ में चल रहा है। क्यों चल रहा है ऐसा? क्योंकि फॉलिकुलर फेज में जो एस्ट्रोजन बन रहा है वो एस्ट्रोजन हेल्प करता है इधर मेनली प्रोलिफरेटिव फेज में कि वो क्या करे। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि जो oocyte जो बना हुआ है वो अगर फर्टिलाइज हो जाए तो एंडोमेट्रियम, यूट्रस अगर स्ट्रॉन्ग लाइनिंग बना ले एंडोमेट्रियम की तो बेबी को होल्ड कर सकता है 9 मंथ्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ओवरियन साइकिल को और यूट्राइन साइकिल को साथ साथ देखते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं ल्यूटियल फेज़ की, तो वो सिक्रेटरी फेज़ की तरह होता है, क्योंकि ल्यूटियल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है वो प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है सिक्रेटरी फेज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ये हेल्प कर रहा है। चलिए पहले पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़ के बारे में। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम डे 1 to 5। ठीक है, ये it differs from female to female but mainly it is from day 1 to 5। अब सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि menstrual cycle जो है 1 to 28 डेज़ की होती है, जिसमें से 1 to 5th डे menstrual phase चलता है। बट आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि हर फीमेल के लिए menstrual cycle डिफरेंट होती है, लेकिन एक रेंज है। इफ़ menstrual cycle 20 से बिलो है तो भी वो पैथोलॉजिकल है, शी नीड अ टेस्ट। अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज से एक्सीड ज़्यादा करती है देन ऑल्सो इट्स ए पैथोजेनिक। तो अब चलते हैं, जानते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये यूट्राइन की वॉल है, तो मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है यूट्रस में चल रहा है, और सेम टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है मेंस्ट्रुअल फेज़ में? यहाँ पे हो रहा है कि इसकी लाइनिंग की शेडिंग हो रही है, स्लफिंग ऑफ द यूट्रस वॉल, दैट इज़ एंडोमेट्रियम। अब ये देखिए कि ये जो पार्ट है ये हमने जूम किया है। जूम करने पे हमें ये पता चला कि ये जो पार्ट है ये है स्ट्रेटम बेसिलिस, और ये जो अपर पार्ट है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो जब शेडिंग होती है, स्लफिंग ऑफ होता है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का होता है, और इसमें बहुत सारी आर्टरीज़ हैं, उसको बोलते हैं कॉइल्ड आर्टरीज़। तो वो कॉइल्ड आर्टरीज़ साथ साथ कुछ टिश्यूज़, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये साथ में स्लफ ऑफ करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की स्लफिंग है इसी को मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं, और ये कितने दिन की होती है? 1 to 5th डे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फेज़ के बारे में, जो है प्रोलिफरेटिव फेज़। अब इसमें जानिए कि क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ में। क्या हो रहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 6 to डे 40। ठीक है, ये 6 to 14 डेज़ हो रहा है। 14th डे दैट इज़ द डे फॉर ओव्यूलेशन। याद कीजिए 14th डे ओव्यूलेशन होने वाला है, लेकिन ओव्यूलेशन से पहले का फेज़ जो है 6 डे से स्टार्ट क्या हो रहा है? उसमें फॉलिकुलर फेज़ चल रहा है। फॉलिकुलर फेज़ क्या चल रहा है? मतलब फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि नई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो नया जो फॉलिकल्स हैं, जो ओवोगोनियम है, वो अगेन वो स्टार्ट कर देते हैं रीजनरेटिंग, और रीजनरेशन हो रहा है उन लोगों का अगेन, और वो oocyte बनाएंगे ताकि ओवा जो है फर्टिलाइज हो पाए। तो ये जो फॉलिकुलर फेज़ है वो चल रहा है। ठीक है, तो 14th डे ओव्यूलेशन होने वाला है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी? इसमें जब अभी प्रिपेरेटरी फेज़ में है तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस भी रीजनरेट होगा, क्योंकि प्रिपेरेटरी फेज़ में है तो स्पायरल कॉइल आर्टरीज जो अभी हमने देखी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में, उनका भी जो है रीजनरेशन हो रहा है।
और जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि कुछ सिक्रीशंस जो है पोर करने वाले हैं, वो उनका भी यहाँ पे जो है प्रिपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ एक थिन म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है। ओव्यूलेशन से पहले जो है म्यूकस थिन हो रहा है। क्यों थिन हो रहा है? क्योंकि स्पर्म्स आर द बेस्ट स्विमर्स एंड व्हेन दे विल after insemination they will reach to the cervix. Then what will happen? If the mucus plug, if the mucus is thin, they will easily swim to the region of the ampulla जहाँ की एक ओवा वेट कर रहा है for the fertilization. ठीक है. And if the mucus of the cervix if it is thick, the sperms will not be able to reach to the ampulla. Simple. तो यहाँ पे कौन सा प्राइमरी हार्मोन एक्ट कर रहा है? एस्ट्रोजन. ये मैंने पहले ही बता दिया क्यों प्राइमरी है, और यहाँ पे ये प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन क्यों काम कर रहा है. ध्यान दीजिए, डे याद करना है कि 6th डे से 14th डे में क्या हो रहा है. फॉलिकल का रप्चरिंग कौन से दिन होने वाला है? 14th डे. उससे पहले फॉलिकल्स अभी ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोइंग फॉलिकल्स में कौन से सेल्स होते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स. ग्रैनुलोसा सेल्स क्या बनाते हैं? एस्ट्रोजन. तो ये मेनली प्रोलिफरेटिव फेज का मेन हार्मोन, प्राइमरी हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन. ठीक है. अब ये ध्यान दीजिए कि इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स, जब ओव्यूलेशन हुआ 14th डे लास्ट डे, अगर फर्टिलाइजेशन अकर्स तो जो फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो है या ब्लास्टोसिस्ट है, दैट रिलीजेस हार्मोन दैट इज़ नोन एज HCG, ह्यूमन कोरियो गोनाडोट्रोपिन. ठीक है. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है इंक्लूडिंग LH, दे बोथ एक्ट ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. एंड इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है क्या होगा? HCG का प्रोडक्शन नहीं होगा, और LH भी वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक फीडबैक नहीं दे पाएगा कॉर्पस ल्यूटियम को कि आप अलग जो है प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करो. तो फॉर्मेशन होगा किस चीज़ का? कॉर्पस ल्यूटियम जल्दी डिजनरेट कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? कॉर्पस एल्बिकन्स विच इज़ अ वाइट बॉडी, और कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा. तो प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम है कि वो बिल्डिंग कर रहा है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की, जो वॉल की बिल्डिंग कर रहा है. ठीक है. इट बिल्ड्स द वॉल, बट इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन. तो इट विल डिपेंड ऑन प्रेगनेंसी अकर्स और इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ तो प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, और मेंटेन होगी तो वॉल भी मजबूत जो है और वो मेंटेन रहेगी. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का एब्सेंस है, तो उससे क्या होगा कि जो है प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ तो ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वो शेड ऑफ या फिर स्लफ ऑफ हो जाएगी. ठीक है. अब आते हैं लास्ट फेज पे जो कि है सिक्रेटरी फेज. सिक्रेटरी फेज का प्राइमरी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जिसके बारे में हमने भी बात की. अब ये क्या है? ये कौन से दिन से स्टार्ट होगा? जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज. ल्यूटियल फेज में जब एंटर करते हैं, ल्यूटियल फेज में और सिक्रेटरी फेज में जो सिंक्रोनाइज चलता है दोनों, ये डे 15 से 28th डे तक होता है, जैसा कि ल्यूटियल फेज भी चलता है. इसमें भी प्रोलिफरेशन होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में, और एंजियोजेनेसिस होती है. एंजियोजेनेसिस मतलब होती है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पाइरल और रेडियल आर्टरीज. तो ये जो आर्टरीज बन रही है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में, क्योंकि वो जो लेयर है एंडोमेट्रियम की, उसको ब्लड सप्लाई तो चाहिए फॉर द सर्वाइवल, तो वो जो आर्टरीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस. ठीक है. वो भी हो रहा है. अब सिक्रीशन ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड्स, ये भी हो रहा है. उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस जो है थिक प्लग फॉर्मेशन करता है. क्यों? पहले जो फेज़ में था, जब ओव्यूलेटरी फेज चल रहा था, उसमें थिन म्यूकस की ज़रूरत थी क्योंकि स्पर्म को एंट्री चाहिए थी. बट व्हेन वी आर एंटरिंग इन द सेक्रेटरी फेज, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ल्यूटियल फेज. तो ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि इफ़ प्रेगनेंसी अकर्स, तो क्या आप चाहेंगे कोई भी आउटर या फॉरेन पार्टिकल जो है एक्सेस कर पाए यूट्रस के अंदर, ताकि वो जो न्यू बेबी जो फॉर्म होने जा रहा है उसको कोई हार्म पहुंचा सके? नहीं. तो सर्वाइकल म्यूकस का थिक प्लग फॉर्मेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू फॉर्म्ड बेबी. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है. तो ये याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है. एस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो बिल्डिंग करता है उसको बिल्ड करता है, बट प्रोजेस्टेरोन जो है इसको मेंटेन करता है इफ़ प्रेगनेंसी अकर्स. प्रेगनेंसी नहीं हुई, सिंपल एज दैट, कि कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा परसिस्ट नहीं करेगा तो वो कॉर्पस एल्बिकन्स फॉर्म करेगा और डिजनरेट हो जाएगा. अब आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में एक चीज़ जानने के लिए.
कॉर्पस ल्यूटियम कैसे इसको एक्सेस करता है। कॉर्पस ल्यूटियम अगर फॉर्म हुआ, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ किया उसने, किसने इन्फ्लुएंस किया उसको प्रोजेस्टेरोन फॉर्म करने के लिए? एलएच और एचसीजी हार्मोन ने। प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया? प्रोजेस्टेरोन का काम है कि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन करता है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। जब इसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन और डायलेशन होता रहेगा तो ब्लड सप्लाई इसमें अच्छी तरह से होती रहेगी। ब्लड सप्लाई होती रहेगी तो इसमें ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो इफ़ इन केस कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बना लेकिन वो डिजेनरेट कर गया, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हुआ तो क्या वेसोकंस्ट्रिक्शन डायलेशन होगा इस वॉल में, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में? नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वीक हो जाएगा। और वीक क्यों होगा? क्योंकि स्पैज्म होंगे उसमें और इस्चेमिक कंडीशन होगा। इस्चेमिक कंडीशन मतलब जब ब्लड डायलेशन जो वेसोकंस्ट्रिक्शन और डायलेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ये डेड हो जाएगी लेयर, और यहाँ पे ब्लड जो है क्लम्प कर जाएगा पूरा, क्योंकि वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जो ये क्लम्प ब्लड है, फिर ये क्योंकि ये आर्टरीज जो है ब्रेक कर जाएगी यहाँ से, तो फिर वो जो है स्लफिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये साइकिल अगेन कंटिन्यू करेगी और तीनों फेज से होके गुजरेगी। ठीक है, तो ये है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। अब चलिए ये देख लीजिए, एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए कि ये है यूट्राइन साइकिल जो यहाँ चल रही है, जिसमें कि मेंसेस, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी के बारे में पढ़ना है। ये ओवेरियन साइकिल के बारे में। तो ओवेरियन साइकिल के बारे में ये देख रहे हैं कि अब फॉलिकुलर फेज़ है, ये ल्यूटियल फेज़ है और ये बीच में ओव्यूलेटरी फेज़ है। तो आप देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज़ ओव्यूलेशन तक ये मेंसेस और प्रोलिफरेटिव फेज़ के बारे में इक्वलेंट है। ठीक है, जब सेक्रेटरी फेज़ के बारे में बात करते हैं तो ल्यूटियल फेज़ इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज़ में ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और वो एस्ट्रोजन बना रहे हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज़ में आप देख रहे हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल, ये जो ग्रोथ हो रही है फॉलिकल्स की, ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बना रहे हैं धीरे धीरे। जब ग्रो किया उसके साथ साथ ही जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है आगे फॉलिकल, वैसे वैसे यूट्रस भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी रह पाए। ठीक है, और जैसे ही वो ड्रॉप हुआ तो ये जो है यूट्राइन वॉल शेड ऑफ हो जाए। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यहाँ हार्मोनल रेगुलेशन देख लीजिए। हार्मोनल रेगुलेशन में सिंपल है, आप पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है, पहले आप हाइपोथैलेमस से देखिए, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज़ होता है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि आप LH और FSH रिलीज़ कीजिए। ठीक है, रिलीज़ किया। अब हुआ क्या कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप कर रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही सबसे बड़ा फॉलिकल बना, मतलब ग्राफिन फॉलिकल बना, एकदम से आप पीक पे आ गए। ग्राफिन फॉलिकल का बनना और एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से बढ़ना दोनों बराबर में हुआ। और ओव्यूलेशन जब जो है यहाँ पे हुआ और सेम टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ा, उसने नेगेटिव फीडबैक दिया हाइपोथैलेमस को और बोला FSH का स्टॉप कर दो प्रोडक्शन, बट LH का प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो इसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज, जिसको हमने पढ़ा था कि ओव्यूलेशन ऑलवेज इज इक्वल टू LH सर्ज। ये याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये हो गया। तो LH सर्ज, ओव्यूलेशन एंड एस्ट्रोजन का पीक ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज वे में है। तो क्या क्या है? LH सर्ज इज इक्वलेंट टू ओव्यूलेशन एज वेल एज एस्ट्रोजन का लेवल एट द पीक। ये तीनों चीज़ें साथ में हो रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फेज़ में। जैसे ही यहाँ पे पीक ख़त्म हुआ, ओव्यूलेशन ड्रॉप हुआ, उसके बाद देख रहे हैं आप एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ, क्योंकि एस्ट्रोजन ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं अब ये ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ये वो साइट रिलीज़ हो चुका है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, आपने देखा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से पीक पे आ गया, क्योंकि इससे पता चलता है कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन बना रहा है। अब एट द सेम मोमेंट आप देख रहे हैं जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है मेंटेन होने लगी और स्ट्रॉन्ग होने लगी। ठीक है, तो बिल्डिंग का काम कौन किया? एस्ट्रोजन, बट मेंटेन कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। बट ज़्यादा दिन तक प्रोजेस्टेरोन मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ये कॉर्पस एल्बिकन बन गया। तो उसके बाद अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका हार्मोनल रेगुलेशन। तो ये सेम चीज़ हमने पढ़ी अभी। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकले, एंटीरियर पिट्यूटरी, FSH और LH। यहाँ ग्राफिन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो रहे हैं और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, और प्रोजेस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस एंड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी।
एंड एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी कि आप एस्ट्रोजन का एफएसएच का प्रोडक्शन बंद कर दीजिए. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप सारी चीज़ें इट्स मेकिंग सेंस टू यू ऑल. थैंक यू सो मच.